So today we will move over to another learning theory or rather set of learning theories जिसको कि मोटे तौर पर कॉग्निटिविज्म कहा जाता है. As we have already discussed about behaviorism और उसके अंदर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सब थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस किया. आज हम लोग कॉग्निटिविज्म को समझेंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ थ्योरीज आर देयर और ये भी अभी हम लोग इसको पॉजिटिविस्ट जो एरिना है रिसर्च का, नॉलेज क्रिएशन का, उसी के अंदर आता है. और कॉग्निटिविज्म को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि इससे हम जो नॉलेज के बारे में किस प्रकार से कोई व्यक्ति या स्टूडेंट अपना नॉलेज क्रिएट करता है, उसका जो मेंटल प्रोसेस है उस पर यहाँ फोकस किया गया. जैसे हम लोगों ने बिहेवियरिज्म की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ ये बात थी कि केवल आउटसाइड बिहेवियर, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उस पर फोकस था. लेकिन अब ये जो कॉग्निटिविज्म है यहाँ पर इसको हम इसको अंदर लेके चलेंगे और यहाँ पर मेंटल प्रोसेस क्या है वहाँ उस फील्ड में हम जाएंगे. लेकिन अभी भी हम इसको साइंटिफिकली लेके चल रहे हैं और जो उसके डिफरेंट डायमेंशन है पॉजिटिविज्म के, उन सब चीज़ों को हम इसमें फॉलो करते हैं. अधिकांश चीज़ों को एक ब्रॉड थीम है, इसमें कई सारे थ्योरीज हैं, आगे हम लोग उसको देखेंगे. तो जैसा कि हमने कहा कि ये इसमें जो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस का रोल है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग में, उस पर इसमें फोकस किया जाता है. तो मानसिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से हमें लर्निंग में सहायता करती हैं या किसी चीज़ को समझने में सहायता करती हैं, तो उस प्रक्रिया पर फोकस किया जाता है. क्या और कैसे, हमने क्या सीखा है और कैसे सीखा है, ये इम्पोर्टेंट है. अब ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि लर्नर है वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है और अपने मेंटल, मानसिक जो उसकी क्षमता है, प्रक्रिया है, उसका उपयोग करके वो समस्याओं का समाधान करता है, चीज़ों को समझता है, निर्णय लेता है. तो ये सारी चीज़ें वो करता है और ये कॉन्शियसली करता है. तो जैसे हमने देखा था ऑपरेंट कंडीशनिंग में या उसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो वहाँ पर ऑटोमेशन वाला हिसाब था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा एक तरह से सब कॉन्शियस बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं हम लोग, जो कि समय के साथ वो बहुत कॉन्शियस बिहेवियर नहीं होता है. लेकिन कॉग्निटिविज्म यहाँ वहाँ से आगे बढ़ता है और ये कॉन्शियस बिहेवियर जो हम लोग सजगता से सोचते हैं, करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये इस अपना डोमेन यहाँ पर लेके आता है. ये हैबिट क्रिएशन पर या इस तरह का जो चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने कंडीशनिंग का जो डायमेंशन है, उससे ये आगे बढ़ता हुआ कदम है. तो इसके कुछ की आइडियाज हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं. पहला जो की है इसका की आइडिया मेंटल प्रोसेस, जिसमें कि आपको पता है कि किसी चीज़ को याद रखना, समझना, ध्यान देना, समस्याओं का समाधान करना और समझना, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. और इसमें ये कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है वो सीखता कैसे है, सोचता कैसे है और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, संसार के बारे में समझता कैसे है. तो ये मेंटल प्रोसेसेस इसका एक की साइट ऑफ लर्निंग है या की साइट ऑफ अटेंशन है. जो कॉग्निटिविज्म है
अपना ध्यान इस पर केंद्रित करते हैं। दूसरी बात जो इसमें बहुत कायदे से आती है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो कि ये एक तरह से कोशिश करता है कि जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर हम कोई इनपुट डालते हैं और फिर वो प्रोसेस होकर के एक आउटपुट हमें मिलता है, उसी तरह से हमारे जो सेंसरी इनपुट होते हैं, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनपुट दिए जाते हैं और जो चीज़ें हमारी मेमोरी में होती हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और वो फिर एक आउटपुट के रूप में हमारे सामने आती है। थॉट के रूप में आ सकती हैं या बिहेवियर के रूप में आ सकती हैं, वो किसी भी रूप में आ सकती हैं। लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट वो सिमिलर होगा जो कि कंप्यूटर के अंदर जैसे प्रोसेसिंग होता है इनपुट के आधार पर, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिविज्म का वो है एक्टिव लर्निंग। इसमें ये माना जाता है कि जो कॉग्निटिविज्म ये मानता है कि जो लर्निंग सीखने की प्रक्रिया है उसमें जितने भी लोग सीख रहे होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, वो सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग करते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और जब आवश्यकता होती है तो उसको उपयोग करने के लिए निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं, यानी याद करते हैं, है ना, रिकॉल करते हैं। और ये कोई पैसिव रिसेप्शन की तरह नहीं होता है, बल्कि एक एक्टिव मेंटल एंगेजमेंट होता है। चौथा जो इसका आइडिया है उसको स्कीमा या मेंटल मॉडल्स बोलते हैं। आगे हम जो आज इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्कीमा के बारे में। बेसिकली ये पियाजे के थ्योरी से और पियाजे के द्वारा ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और उसमें मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि हमारे माइंड में किसी चीज़ के बारे में एक फ्रेमवर्क डेवलप होता है। फ्रेमवर्क डेवलप होने का मतलब है कि एक की आइडिया या की कोई इमेज और फिर उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसको उसके साथ अटैच हो जाती है और वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ये एक मॉडल तैयार होता है जिस मॉडल में आप किसी एक चीज़ को अगर रिकॉल करते हैं तो उस लिंक से बाकी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल केस में भी देखें, अगर डायरेक्ट लर्निंग के प्रोसेस को आप छोड़ भी दें तो जैसे अगर आप अपने अपने घर के किसी फंक्शन को याद करते हैं, मान लीजिए किसी मैरिज को याद करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित कोई फोटो देखने पर आपको उस समय के बहुत सारे एपिसोड्स याद आ जाते हैं। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि उस फंक्शन से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं वो एक मॉडल के रूप में, एक स्कीमा के रूप में आपके दिमाग के अंदर वो एक फ्रेम में बना हुआ है और वहाँ पर मेमोरी में दर्ज है। जहाँ कोई एक भी चीज़ उसमें से टच होता है तो वो सारी चीज़ें जो मेमोरी में जो और दूसरी चीज़ें हैं उससे संबंधित, वो सारी चीज़ें उससे इन्वोक होने लगती हैं, धीरे धीरे सामने आने लगती हैं एक के बाद एक। तो ये जो मेंटल मॉडल है ये इस चीज़ को समझने में कि क्यों हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्यों किसी चीज़ को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर होता है, हम लोग बहुत अच्छे से उसको समझते हैं और समझा सकते हैं, जबकि दूसरी चीज़ों के बारे में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो स्कीमा का कॉन्सेप्ट है, इससे इसका कुछ हद तक उत्तर मिलता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों एक ही किताब से पढ़ने पर भी जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट एक समान रूप से नहीं हो पाता है। इसका कारण ये होता है कि उनके जो अंदर स्कीमा उसका है, यानी उस पहले से उस चीज़ से संबंधित जो संबंधित बातें होनी चाहिए, वो कहाँ तक उसके साथ जो नए ज्ञान को एसिमिलेट कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, उसी हिसाब से उनके अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट बन के
तैयार होता है। इसका एक अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें जो कॉग्निटिविज्म है, ये एक लर्निंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मांगता है कि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को का समाधान करने का प्रयास करें, क्योंकि समस्या समाधान से ही आपके लर्निंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप जब समस्या को आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप समस्या का विश्लेषण करते हैं, और ये अक्सर कहा जाता है कि समस्या का अगर आपने सही सही विश्लेषण कर लिया तो आप आधे रास्ते पहुंच जाते हैं। फिर प्रोबेबल सॉल्यूशंस जो भी उसके हो सकते हैं, वो प्रोबेबल सॉल्यूशंस, संभावित जो समाधान उसके हो सकते हैं, वो आप खोजते हैं। फिर उनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली लगता है उसको आप फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हैं और आप उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये पूरी प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया में जो स्कीमा का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, वो स्कीमा का पूरा जो जितना नेटवर्क आपके दिमाग में है उस कॉन्सेप्ट से संबंधित, या जो थोड़ा बहुत भी उससे एसिमिलेट कर सकता है, या कोई थोड़ा उसको प्रेरणा दे सकता है, बिंब के रूप में काम कर सकता है, किसी भी रूप में अगर वो कर सकता है, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सारे नेटवर्क जुड़ जाते हैं। सारे पुराने स्कीमा, नए स्कीमा, पुराने स्कीमा, और नई तरह का इनसाइट डेवलप होना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग में होती है। इसलिए किसी भी चीज़ से संबंधित जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उतना ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में स्ट्रांग होता है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। इसमें ये एक्सप्लोर किया जाता है कि नॉलेज और स्किल एक कॉन्टेक्स्ट में, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमने नॉलेज या स्किल एक्वायर किया है, तो वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर हो सकता है। एक जगह जो हमने कौशल उत्पन्न डेवलप किया है, उसको हम दूसरे सिचुएशन में भी लागू कर सकते हैं। जैसे आजकल कई तरह के गेम्स डेवलप किए गए हैं, और उन गेम्स में जैसे आपके हाथ के स्पीड पर, उंगलियों के स्पीड पर वो गेम आपको खेलना होता है, और उसके हिसाब से मतलब कोऑर्डिनेशन जो है माइंड का, फिंगर का, और जो आप आइज का, ये सब का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब आप इसका अभ्यास करते हैं एक जगह, तो वो आपको दूसरी जगह पर भी काम आता है। जैसे आप इंटरनेट पर कोई और दूसरा काम करते हैं, जिसमें कुछ डेवलप करते हैं, या कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उन सब जगहों पर भी आप वो कोऑर्डिनेशन, चीज़ों के बीच का तालमेल कर पाते हैं। इसके बाद अ, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं। दिस इज कॉग्निशन ऑफ योर कॉग्निशन। अपने, जो आप किस तरह से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसका कॉग्निशन, कि हमारे समझने की, देखने की, सीखने की प्रक्रिया क्या है, उसका कॉग्निशन इसमें होता है। इसको हम लोग मेटा कॉग्निशन कहते हैं। और इसमें लर्नर जो है सो अपने थिंकिंग को रेगुलेट कर पाते हैं, उसकी प्लानिंग कर पाते हैं, स्ट्रेटजी बना पाते हैं, और इसके द्वारा और ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग कर पाते हैं। यानी अगर किसी चीज़ को हमने सीखा है, इसलिए लर्निंग के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में सेल्फ इवैल्यूएशन दिया जाता है। इस सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जाता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन हर लर्नर को करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन एक तरह से मेटा कॉग्निशन के प्रोसेस को प्रमोट करता है। आप ये देखते हैं कि हमने इस तरीके से इस चीज़ को सीखा, लेकिन ये मुझे इस समस्या के समाधान में बहुत सहायता नहीं कर पा रहा। तो क्या हमसे छूट गया? क्या कॉन्सेप्ट हम कवर नहीं कर पाए? ये सब चीज़ें हमें जाननी और समझनी चाहिए। तो ये अगर आप कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं,
तो आपका ये प्रोसेस जो है पूरा, इसको मेटा कॉग्निटिव कॉग्निशन कहते हैं, यानी हायर लेवल से किसी चीज को अपने कॉग्निशन करने की पद्धति या प्रक्रिया को रिकॉग्नाइज करना। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इन सब प्रोसेस में कॉग्निटिविज्म ये नहीं मानता है कि जो ह्यूमंस हैं उनका ब्रेन है वो सब एक ही तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ ये मानता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, डिफरेंट बीइंग्स हैं, उनके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, उनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, प्रायर जो उनका नॉलेज है, उनके लर्निंग का स्टाइल है, ये सारी चीज़ें में उनके बीच में, और इन सबको अगर कंबाइंड वे में एक इंडिविजुअल के लिए हम अगर एक पैकेज के रूप में देखें, तो हर एक का पैकेज जो है, कंबाइंड पैकेज जो है हर एक का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंट होगा। और अकॉर्डिंगली अगर आप लर्निंग, सक्सेसफुल लर्निंग कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो ये जो लर्निंग का सिस्टम है, टीचिंग का सिस्टम है, उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एक और कॉन्सेप्ट है जो कॉग्निटिविज्म जिसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल वे में प्रस्तुत किया जाता है, और जो लर्निंग के जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसके आधार पर जो स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं, उससे जिससे कि मेमोरी को सहायता मिले, समझने को सहायता मिले, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सहायता मिले, और एक्टिव एंगेजमेंट हो लर्नर का। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का बेसिक पर्पस ये होता है, एक सिस्टमेटिक वे में लर्नर को जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उससे होके गुजारा जाए, ताकि उसकी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव हो, लास्टिंग हो, और ज़्यादा डेप्थ हो उस लर्निंग। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसको कि कॉग्निटिव थ्योरी में के अंदर रखा जाता है। अब हम एक लिस्ट देखेंगे जो कि कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर जिन कॉन्सेप्ट्स को रखा जाता है उसकी एक लिस्ट देखते हैं। तो एक पहला है इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जो कि ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से तुलना करता है, और किस तरह से ये सेंसरी इनपुट से शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, और फिर कैसे आवश्यकता पड़ने पर उसको रिट्रीव किया जाता है, और फिर आउटपुट वो देता है। तो ये सारी चीज़ों का इस थ्योरी में चर्चा की गई है। आज हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से देखेंगे। दूसरा स्कीमा थ्योरी है, जो कि जीन पियाजे के वर्क पर बेस्ड है। उसमें किस प्रकार से नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन जो है एक नॉलेज का शेप ले लेता है। ये चीज़ इसमें स्कीमा थ्योरी में डिस्कस की गई है। हम लोग इसको भी आज कोशिश करेंगे, इसको भी संक्षेप में समझने का। तीसरी थ्योरी है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। ये जॉन स्वेलर के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें ये माना जाता है कि एक लर्नर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितनी चीज़ें, कितनी चीज़ समझ सकता है, और उसमें जो कई तरह की चीज़ें उसके साथ होती हैं, जबकि उसका एक ब्रेन है, उसकी एक समय में कैपेसिटी होती है, वो कितने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, और उसमें इनिबिशन, बाहरी डिस्ट्रैक्शन कितना आता है, और कितना जो कंटेंट है उसका जो बोझ कितना है, यानी उस कंटेंट में इंटेंसिटी कितनी है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को एक पैराग्राफ में कंसाइज करके बोलते हैं, और उसी पैराग्राफ को अगर आप 5 पैराग्राफ में फैला करके बोलते हैं, तो ये दोनों दो सिचुएशन हो जाए। पहले में जो लर्नर है उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कम समय में ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगा, ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करेगा, या उसको समझ पाएगा। तो अगर वो बीच में 2 सेकंड के लिए भी मिस करता है, तो उसमें एक लाइन गुजर जाएगा जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो। तो ये जो है एक व्यक्ति की क्षमता के ऊपर है कि कितनी देर तक जो इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है
उस इंफॉर्मेशन पर वो कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, और उसके आधार पर वो कितना उसको अपने इंटरनल प्रोसेसिंग उसका कितना कर सकता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हो गया कि जो इंफॉर्मेशन अंदर आया, दूसरा हो गया कि अ, जो इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी है उसके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल उसकी प्रोसेसिंग में अलग अलग समय लगाएगा। जैसे कोई एक एक्सपीरियंस टीचर के सामने कोई समस्या आती है तो वो सीधे सीधे उसका सोल्यूशन भी देख सकता है, लेकिन ये किसी नए लर्नर के सामने कोई समस्या आती है तो सीधे सीधे उसका सॉल्यूशन नहीं देख सकता है। उसको उस पर विजुलाइज करना पड़ता है, वो कई सारे ट्रायल एंड एरर्स करता है, फिर वो सॉल्यूशन की ओर बढ़ता है। तो ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ से रिलेट होता है कि जब एक नए लर्नर के पास कोई चीज़ प्रस्तुत की जाएगी तो उसका कॉग्निटिव लोड लेस रखना होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा समय चाहिए। जो इंफॉर्मेशन नया इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एसिमिलेट करने के लिए, अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करने के लिए, अपना स्कीमा क्रिएट करने के लिए, ये सब के लिए ज़्यादा समय समय चाहिए। तो ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी जो है ये इसी बात को फोकस करती है कि कितना उस समय में उसको आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन कितना हो रहा था, इन इंटरनल कंटेंट का इंटेंसिटी कितना था। तो ये सब चीज़ें उसको ध्यान में रख करके प्रोसेसिंग में उसको कितना समय चाहिए होगा, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में करके फिर जो लर्निंग का मैनेजमेंट है उसको इफ़ेक्टिवली करने के लिए उस हिसाब से उस कंटेंट को फैलाया जाता है, रिपीट किया जाता है, प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, ड्रिल कराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं कॉग्निटिव लोड को अ, बांटने के लिए। डुअल कोडिंग थ्योरी ये एलन पैवियो के द्वारा दिया गया था। इसमें ये एक्सप्लोर करता है कि जो लोग किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, याद रखते हैं, और चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, किसी भी सोर्स से आए, विजुअल सोर्स से आए, वर्बल सोर्स से आए, लेकिन वो किस प्रकार से इन इन चीज़ों को एक साथ रिलेट करते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, साथ साथ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, साथ 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 यहाँ जो लिखा है वो भी देख रहे हैं। तो एक साथ कई तरह के इनपुट आपके पास जा रहे हैं, और वो कैसे अ, काम करता है। और इसमें बेसिकली आइडिया ये दिया गया है कि जो अगर ज़्यादा इन सोर्सेज से इनपुट आ रहा है, जैसे केवल लिखा हुआ नहीं है, कोई उसको बोल भी रहा है, तो इससे जो है सो मेमोरी और लर्निंग दोनों में का इन्हेंसमेंट होता है, ये बढ़ जाता है। इसके बाद अगली जो थ्योरी है ये एलैबोरेशन थ्योरी है। इसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि जो लर्नर है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इन्फॉर्मेशन को याद रखने की क्षमता को किस प्रकार से बढ़ा सकता है। इसके लिए ये सजेस्ट करता है कि उस जो लर्नर है उसको अपना उसके साथ इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, यानी उस पर वो रुक के सोचता है, रिलेट करता है चीज़ों से, या उसके साथ कुछ और एक्टिविटी करता है, उसको किसी नए फॉर्म में एक समरी लिखता है, या उसके आधार पर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना चाहता है, ऐसे कुछ काम वो करने की कोशिश करता है। तो इससे उसका एंगेजमेंट बढ़ता है, और वो उस चीज़ को ज़्यादा रिटेन कर पाता है और समझ भी पाता है। छठा है कनेक्शनिस्ट थ्योरी। अब ये कनेक्शनिज्म बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो नेटवर्क है उस न्यूरल नेटवर्क थ्योरी से जुड़ा हुआ है। और ये इस बात पर फोकस करता है कि किस प्रकार से ब्रेन जो है वो कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन के बीच में कनेक्शन कैसे फॉर्म करता है, और जो इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंस है न्यूरल नेटवर्क का और एसोसिएटिव लर्निंग का, उस पर ये एम्फेसिस करता है। यानी जो चीज़ें हम समझते हैं, ये देखिए एक तरह से
आप इसको कर सकते हैं कि जो बात स्कीमा में कहने की कोशिश की जा रही है उसी को यहाँ एक अलग तरह के लैंग्वेज में है। हालांकि पैरेलल नहीं कर सकते हैं, मतलब सेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है। स्कीमा में वो केयर नहीं करते कि ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर है कि बाहर है, क्योंकि इसका कोई वो ओरिजिन खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कॉन्सेप्ट के लेवल पर ही केवल कनेक्टेड आइडियाज को देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर। यहाँ पर फिजिकली न्यूरल नेटवर्क की बात की जाती है और उससे एसोसिएटिव लर्निंग जो कॉग्निटिव प्रोसेस पर होता है उस पर बात की जाती है। उसके बाद मेटा कॉग्निशन, जिसकी कि हम लोगों ने पहले ही बात कर ली, जो लर्नर का अवेयरनेस है, अपने थिंकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल है, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है। और इसमें जो स्ट्रेटजीज है प्लानिंग की, मॉनिटरिंग की और अपनी लर्निंग के एवेलुएट करने की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये इसेंशियल माना जाता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। फिर एक और कॉन्सेप्ट इसमें एक और थ्योरी के रूप में है, जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप इसको बोलते हैं, जो कि कॉग्निटिव थ्योरी पर बना है। इसका ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज करता है कि जो मेंटरिंग एंड मॉडलिंग इन एक्विजिशन ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, ये इस मॉडलिंग का और मेंटरिंग का, इसके रोल को एम्फेसाइज करता है। ये कहता है कि जो लर्नर को अगर उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया जाए जो उससे एक्सपेक्टेड है, उसका आइडियल फॉर्म उसके सामने दिखाया जाता है, तो इससे उसका उसके चीज़ों वो ज़्यादा जल्दी सीख पाता है और ज़्यादा बेहतर रूप से सीख पाता है। और मेंटरिंग, आप बेसिकली जैसे स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप ये देख सकते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके सामने में हमेशा मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स का पहले जो सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, दे आर लाइक मॉडल्स, एंड देन दे हैव मेंटर्स, जो भी उनके कोच होते हैं, या सीनियर खिलाड़ी भी कोच का काम, कोच उनको गाइड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती हैं, और फिर वो आसानी से चीज़ों को ज़्यादा फास्ट तरीके से सीखते हैं। और आप देखते हैं कि एकदम यंग एज के बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख करके और एडवांस स्टेज के खिलाड़ियों के साथ, आपने देखा कि अभी हमारे जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें बहुत ही कम उम्र के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पा रही है? क्योंकि ये इसमें इस तरह की का एक्सपेक्टेशन, इस तरह की चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब उन छोटे बच्चों के सामने मेंटरिंग और मॉडलिंग, इसका एक आइडियल फॉर्म उनके पास उपस्थित है, तो ये चीज़ें संभव है और वो ये काम कर पाते हैं। तो ये इसके बाद जो अगली थ्योरी है वो एक्सपर्टाइज थ्योरी की है। एक्सपर्टाइज थ्योरी ये बताती है कि जो लर्नर है या जो इंडिविजुअल है वो किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट कैसे बन जाता है, और ये अंतर क्या है जो एक नोवाइस है, एक नौसिखवा है और जो एक्सपर्ट है, इनके थिंकिंग प्रोसेस में या किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लर्निंग स्ट्रेटजी में, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये एक्सपर्टाइज थ्योरी इस पर फोकस करती है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किसी एक कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सॉल्यूशन हमें एक खास तरीके से मिलता है, तो उस सॉल्यूशन के मॉडल को हम एक दूसरे कंडीशन में भी ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है। तो इन सब थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल करके जानने की कोशिश करेंगे, और खास करके जो मेन थ्योरीज हैं उसको हम डिटेल से जानेंगे, और बाकी को बहुत ही ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के बाद हम लोग 2 करेंगे, और जो बाकी बचेगा उसके बारे में हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो पहला जो है इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इसके बैकग्राउंड को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये बेसिकली जो अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन इन साइकोलॉजी है, वहाँ से इसका इमर्जेंस हुआ है ना। इसका ओरिजिन जो है सो अमेरिकन
एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है अमेरिका का, उस ट्रेडिशन में इसका ओरिजिन हुआ है। और ये जो है सो मेंटल डेवलपमेंट को एक चाइल्ड माइंड के मैचुरेशन के रूप में या उसके परिणाम के रूप में देखता है। जो बेसिक चाइल्ड के बच्चे के दिमाग में जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। इनिशियल स्टेज में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, तो उससे उसको एक जो मैच्योरिटी मिलती जाती है, उससे उसका माइंड जो है सो डेवलप होता है। तो अब ये देखते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव। ये थियरी क्या सजेस्ट करती है, जो ह्यूमन एक्टिवली, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्टिवली इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्राप्त होती है उसका हम एक्टिव वे में प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे अगर आप अपने शरीर में कहीं पर पिंच का अनुभव करते हैं या एक निडल के चुभने जैसा अनुभव करते हैं या इचिंग का अनुभव करते हैं, तो आप केवल उसको सहलाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि आप उसके कॉज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, किस कारण से हो रहा है। कोई वायरस का अटैक है, क्योंकि वायरस भी स्किन को पंचर करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो भी निडल की तरह फील करते हैं, होता है। तो या मच्छर ने भी उस तरह से फंक्शन करता है। तो यू जस्ट डोंट कि आपको स्टिमुलस मिल रहा है तो आपने पैर हिला दिया, मच्छर उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। ये अ, आप उसका एक मेंटल प्रोसेसिंग करते हैं ये हो क्या रहा है। तो ये प्रोसेसिंग जो है सो कॉन्शियस हो सकती है या अनकॉन्शियस भी हो सकती है, सब कॉन्शियस भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। और और ये जिस तरह से कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेसिंग है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो कि माइंड को एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर के रूप में मानता है। ह्यूमन ब्रेन जो है सो कंप्यूटर है और इंफॉर्मेशन को सेक्वेंशियली इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इस रूप में ये प्रोसेस करता है। फिर मेमोरी सिस्टम को इसमें तीन टर्म में बांटा गया है। पहला हो गया सेंसरी मेमोरी, जैसे कि हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसमें जब कोई स्टिमुलस उसको मिलता है, कोई चीज़ आप देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं या स्वाद लेते हैं, तो वो कुछ समय तक वहाँ टिकता है। जो टच है या साउंड है या विजुअल विजुअल है, वो वहाँ पर एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए वो उसका एक इम्पैक्ट बना रहता है। फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, जो जहाँ पर कि वो कुछ ज़्यादा समय के लिए स्टोर होता है और वहाँ से आवश्यकता होने पर वो अ, अगर आप उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं या अगर वो एक एपिसोड का पार्ट है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब ये थोड़ा सा इसको मैं इलेबरेट कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में अ, आप कंसियसली भी किसी चीज़ को भेज सकते हैं या ये अनकंसियसली भी जा सकता है। अब अनकंसियसली कैसे आता है, तो जैसे अगर कोई एपिसोड के रूप में कोई चीज़ हो रही है, जैसे कि आप मूवी देखते हैं, सबसे आसान उदाहरण है, मूवी देखते हैं तो मूवी आपको और अच्छी मूवी लगती है, आपको मूवी में आपका ध्यान केंद्रित हो गया है, तो उसका जो हर एक सीन है, सीन के बाद सीन है, डायलॉग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती हैं, क्योंकि आप उसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत इफेक्टिवली जा सकती है। हालांकि आपका कोई ओरिजिनल प्लान नहीं था कि आज इस मूवी को देख करके इसके सारे सीन और सारे डायलॉग्स याद कर लेने, ऐसा कोई आपने सोचा नहीं था। लेकिन ये चूंकि एक एपिसोड में ये चल रहा है, तो इसलिए ये अपने आप ही आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है।
क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है ये एपिसोड्स को रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा एप्ट है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है या हो सकता है एक तरह से पिछले कई लाख साल से स्टोरीज और एपिसोड्स जो है इसका एक इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रहा है ह्यूमंस का। तो इस कारण से ये जो है तो प्रोसेसिंग जो है इसका उस रूप में एपिसोड के रूप में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए करता है। इसी का फायदा उठाते हैं ब्रेन की इस कैपेसिटी का जो मेमोरी एथलीट्स होते हैं। आपने मेमोरी से संबंधित ओलंपियाड इसके बारे में सुना होगा, जिसमें कि तरह तरह के जैसे कि बाइनरी नंबर्स के लंबे लंबे नंबर्स आपको याद करने के लिए दिए जाएंगे चैलेंज के रूप में, या रैंडम वर्ड्स होंगे, मीनिंगलेस वर्ड्स होंगे, और बहुत तरह की चीज़ें वो देते हैं। और जस्ट टू compete कि कौन कितना कर सकता है, रिकॉल करना, लंबे लिस्ट ऑफ वर्ड को याद करना। तो ये जो एथलीट्स होते हैं ये इसको प्रैक्टिस करते हैं, और जो भी बिना किसी एपिसोड के ड्राई इंफॉर्मेशन होते हैं उसको वो क्या करते हैं कि एक अपना एपिसोड बना के, एक कहानी बना करके अपने दिमाग में, और उसको वो फिट कर लेते हैं एपिसोड के फॉर्मेट, और उसको वहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में हम लोगों ने समझा। इसके बाद जो टर्म है वो कॉग्निटिव प्रोसेस से संबंधित है। अब ये कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें कि कोडिंग, रिट्रीवल, परसेप्शन, ये तीन चीज़ें आती हैं। पहला तो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होता है, दूसरा उसको एक्सेस किया जाता है, और तीसरा जो है उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसमें जो प्रोसेसिंग है इसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए चंकिंग या डिकोडिंग ये सब किया जाता है। चंकिंग का मतलब हुआ कि एक तरह के इंफॉर्मेशन को जमा करना, फिर उसको रिकोड करना, कोई ब्रॉड थीम देना। तो ये चीज़ें इसमें चलती हैं जिससे कि कॉग्निटिव प्रोसेस को इन्हेंस किया जाता है। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन। ये कॉन्सेप्ट जो है सो लगभग मेटा कॉग्निशन के बराबर है या समान ही है, जहाँ पर अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है, और कॉन्शियस माइंड इसमें सुपरवाइजर के रूप में रोल प्ले करता है। इसके बाद नेचर वर्सेस नर्चर, ये बात एक्नॉलेज करती है कि जेनेटिकली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक जेनेटिक कैपेबिलिटी, जेनेटिकली ब्रेन का जो ग्रोथ है वो किस तरह से हुआ है, डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, और दूसरा इन्वायरमेंट का रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ या डेवलपमेंट। जो ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसका इन्वायरमेंट उसको प्रभावित करता है। तो ये नेचर और नर्चर दोनों का रोल इसमें होता है। इसके बाद जो क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव चेंज है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है, जैसे वर्किंग मेमोरी की बात आती है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वर्किंग मेमोरी को हाल के समय में काफ़ी गहराई से अध्ययन किया गया है, और इसका काफ़ी क्लोज रिलेशन देखा गया है इंटेलिजेंस से, और इसलिए बहुत सारे ऐप्स भी डेवलप हुए हैं मोबाइल पर जो कि वर्किंग मेमोरी को स्पेशली बढ़ाने वाले हैं, और उसका उपयोग करके जो इंटेलिजेंस को इन्हेंस किया जा सकता है। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, यानी कि आपने वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। और दूसरा क्वालिटेटिव चेंजेस भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप नए स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। जैसे हमने एपिसोडल की बात की, एपिसोड्स में कन्वर्ट करके किसी, जहाँ एपिसोड्स नहीं है, एकदम ड्राई लिस्ट है, एक 30-40 वर्ड्स का लिस्ट आपको दिया गया है और आपको सारे याद रखने हैं।
जैसे कि मेडिकल्स में मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये सब झेलना पड़ता है, तो वो सब वो इस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, जैसे जॉर्ज ए मिलर, इन्होंने कैपेसिटी ऑफ एसटीएम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चंकिंग इस पर काम किया है। एलन बैडली बैडले एडन बैडले, इन्होंने वर्किंग मेमोरी के मॉडल को डेवलप किया है। और सेंटर एक्सिक्यूटिव फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केच पैड, ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें डेवलप की। रिचर्ड सी एटकिंसन एंड रिचर्ड सिफ्रिन, ये मल्टी स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन सब के मॉडल को डेवलप करने में ये एक फेमस नेम है। अक्सर आपने भी इनके बारे में पढ़ा होगा, एटकिंसन एंड सिफ्रिन के बारे में। अब इसके जो कुछ इम्प्लीकेशन है क्लासरूम के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की कि निमोनिक्स, आप मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाते समय आप निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, लर्नर्स के प्रायर नॉलेज को जान करके उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करना, फीडबैक देना, जिससे कि जो लर्निंग है वो री इन्फोर्स हो जाए। न्यू लेसन को ओल्ड के साथ रिलेट करना, रियल लाइफ सिनेरियो के साथ रिलेट करना, है ना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। अलाउ टू ओवर लर्निंग थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटी, गेम्स और एक्टिविटी को लर्निंग के बाद जो गेम्स एंड एक्टिविटी है उससे फिर ओवर लर्निंग करना उस चीज़ को। तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अंदर आती है। अब ये अगले थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। स्कीमा, साइकोलॉजी में स्कीमा के बारे में हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ ही लिया है कि जो माइंड में हमारा जो इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है हमारे पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर, उसको ही हम लोग स्कीमा कहते हैं। और ये कौन सा व्यक्ति किस चीज़ के साथ किस चीज़ को रिलेट करेगा, इसका एक फ्रीडम है। और कई बार ये आश्चर्यजनक लगता है कि अपने आप ये क्या हुआ कि आपने किसी चीज़ को किस चीज़ को किससे रिलेट कर दिया। ये तो पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है। सोसाइटी एक स्ट्रक्चर देती है, लेकिन उसी सोसाइटी में हर एक व्यक्ति उसको सेम स्ट्रक्चर में या सेम फ्रेम में करता हो या मानता हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कोई भी साधारण जो प्रैक्टिस है उसको अगर आप उठाते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को भी उठा के देख लीजिए, जैसे मैरिज है, तो मैरिज के सारे स्टेप्स बिल्कुल वेल डिफाइंड है पहले से। आप मैरिज के का प्रोसेस शुरू करते हैं, मैं ट्रेडिशनल मैरिज की बात कर रहा हूँ, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल मैरिज में जो इनिशियल है वो एल्डर्स के द्वारा वो प्रोसेस शुरू की जाती है। वो अपने जो भी ग्रूम या जो लड़की है, ब्राइड, वुड बी ब्राइड है या वुड बी ग्रूम है, उसकी तलाश की जाती है। फिर नेगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है, और एक पूरा प्रोसेस उसमें चलता है। फिर जब मैरिज का समय आता है तो पर्टिकुलर रिचुअल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, और उसके बाद उसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एक स्कीमा की तरह हमारे जो एल्डर्स हैं उनके दिमाग में फिट होता है, और वो आपको हर स्टेप पर बताते हैं कि अब ये समय आया, अभी आप ये कीजिए। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, लड़का या लड़की, तो जो एल्डर्स होंगे वो आपको रिमाइंड करना शुरू करेंगे कि शादी की उम्र हो गई है, अब इसकी शादी की व्यवस्था शुरू कीजिए। तो ये एक दिया हुआ फ्रेम है, लेकिन इसमें फिर आप इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखते हैं। अगर उनका अटैचमेंट ज़्यादा है
तो वो कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा डिले किया जाए। बहुत सारी बातें आप होती है। अब देखते हैं कि कोई भी दो शादी को आप बिल्कुल इक्वल नहीं कर सकते हैं, उसके सारे प्रोसेस को। ऐसा कोई कार्बन कॉपी, एक दो मैरिज एक दूसरे का कार्बन कॉपी नहीं होता है। उसके सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिफर करती हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग का स्कीमा का जो सिस्टम है, वो जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्रिएट करता है, हर एक इंडिविजुअल में यूनिक वे में क्रिएट करता है। और उसका वो यूनिक वे में इसलिए होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, और उस प्रीवियस एक्सपीरियंस को के आधार पर वो नए इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करता है और फिर रिलेट भी करता है और दूसरे चीज़ों से कंट्रास्ट करता है, कंपेयर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में ये चलती हैं, और उसके हिसाब से उसको अ, वो उसका स्कीमा जो है सो बिल्ड होता है। अभी के समय में कॉन्टेक्स्ट में जो अगर कहा जाए, तो स्कीमा के कॉन्टेक्स्ट में सबसे रिलेवेंट बात ये है कि वर्तमान समय में जो वर्तमान जनरेशन है, उसके लिए समय का अभाव होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। समय का अभाव होना, जिसमें कि जो नए लर्निंग उसकी हो रही है, उसको वो एसिमिलेट करने के लिए समय मिल सके। अब ये दो तरह से होता है। एक तो इन्फॉर्मेशन, स्कूल में इंफॉर्मेशन इनपुट मिल रहा है, फिर वो घर पर आ रहा है तो टेलीविज़न उसको इनपुट दे रहा है। तो वो बच्चा सुबह जगने से लेकर के शाम रात में सोने समय तक लगातार स्कूल में, घर के लोगों से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, हर एक जगह से उसको केवल इनपुट ही मिल रहा है। तो ये जो एक तरह से एक्सेस ऑफ, कुछ लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डायरिया, डायरिया ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये अभी के जो जनरेशन है उसके लिए चैलेंजिंग चीज़ें हैं, चैलेंजिंग बात है, क्योंकि इसका परिणाम ये होता है कि उसका स्कीमा जो है सो प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं कर पाता है, और स्कीमा जो है वो बहुत ही उथला होता है, और कई बार इसमें अनरिलेटेड चीज़ें भी रिलेट होती जाती हैं, जिनका एक्चुअल में उनका कॉन्सेप्चुअली या बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है, वो भी रिलेट हो जाती है। तो खैर, अभी के कॉन्टेक्स्ट के लिए स्कीमा का एक ये रिमार्केबल एस्पेक्ट है। तो स्कीमा का जो मुख्य फंक्शन है, एसिमिलेशन ऑफ न्यू नॉलेज, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि जो लर्नर है वो हमें जो नए नॉलेज को एक्वायर करता है और उसको एसिमिलेट करता है। और ये हर एक ह्यूमन के अंदर एक आप कहिए कि टेंडेंसी होती है कि अ, जो भी उसके अंदर पहले से एक्सपीरियंस होता है या पहले से उसका स्कीमा तैयार होता है, उसकी ओर उसका अटेंशन पहले जाता है ना। आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो बिल्कुल नई तरह की चीज़ों को जिसके बारे में कभी कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो वो भी आपका ध्यान अट्रैक्ट करता है। लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी से आप किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं जब कोई ऐसी चीज़ आपके सामने होती है जिसके बारे में आपको पहले से प्रीवियस कोई स्कीमा उसका डेवलप है। तो फिर जो नए सिचुएशन में या नए एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसको रीइंटरप्रेट करते हैं, या उसको एक एक्सेप्शन के रूप में मान लेते हैं कि ये जो हमने पहले से समझा था उससे बिल्कुल अलग है, या कई बार उसमें चेंज करते हैं, उसको चेंज करके नए सिचुएशन के लिए फिट करते हैं। तो ये उसका एडिशन हमेशा चलते रहता है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। जैसे जैसे आप इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, है ना। जो हम कहते हैं अक्सर कि जो ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ पर्टिकुलर काम का, कैसे काम होता है, कैसे किया जाता है। तो ये एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि उसने बार बार उस पर्टिकुलर फील्ड से संबंधित काम को किया है, और बार बार उसने खुद को उसके कॉन्टेक्स्ट में उसने अपने जो उसका प्राइमरी आइडिया होगा, प्राइमरी स्कीमा बना होगा, उसको उसने बार बार एडिट किया।
स्कीमा जो है ये जैसा कि इससे क्लियर हो गया, ये स्टैटिक एंटिटीज नहीं है, ये इवॉल्व करते हैं, एडाप्ट होते हैं, एकोमोडेट करने के लिए जो भी नया इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस आपके सामने आता है उसके हिसाब से इनको इवॉल्व करना होता है, एडॉप्ट करना होता है, नई चीज़ों को के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करते हैं। और ये पूरी चीज़, ये जो पूरा इसका रोल है, ये हम अपने आसपास की चीज़ों को, संसार को, हमारे जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसको समझने के लिए, जो चैलेंज है उसको समझने के लिए, इन हर चीज़ में ये इम्पोर्टेंट होता है। और कई बार ये लाइफ सेविंग होता है। अब जैसे अगर आप किसी आर्मी मैन के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, या जो उसके जो स्पेशलिस्ट फोर्सेज होते हैं, जो किसी स्पेशल मिशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एक सेकंड का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी अटेंशन से चूक जाना आपके लाइफ के लिए घातक है। तो उसके लिए उनका जो स्कीमा डेवलप करना होता है, उसके लिए आपको बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। उस इंटेंसिव ट्रेनिंग का जो पर्पस होता है वो ऐसे स्कीमा को डेवलप करना है जिसमें ब्रेन और माइंड, ब्रेन और बॉडी तीनों का एक सिमुल्टेनियस एक कोऑर्डिनेशन बने, और कोई भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये इसका बार बार प्रैक्टिस करके रीइंफोर्समेंट उसको मिलके वो उसका डेवलप हो, ताकि जब इस तरह का खतरनाक सिचुएशन के सामने आए तो वो प्रीएम्प्टिवली उस अपोनेंट के किसी एक्शन लेने से पहले एक्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें एक वाइटल रोल ये प्ले करता है। स्कीमा जो है वो हमारे संसार को समझने के लिए, और उसका जो लगातार परिवर्तित हो रहा नेचर होता है, जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक समान नहीं रहती हैं, समय के साथ बदलती हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, कुछ चीज़ें कम तेज़ी से बदलती हैं। तो हमें इसके लिए तैयार होना होता है कि जो भी नई चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं उसको अपने स्कीमेटा में लेना, उसको जज करना, वे करना कि कौन सा इसका क्या महत्व है, इसको समझना, और उसको एवरीडे लाइफ में अप्लाई करना। ये हमारे सर्वाइवल का एक बेसिक प्रोसेस है। अब ये जो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कोई ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कई सारे उदाहरण ऑलरेडी दे दिए, कि ये कोई एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए फिक्स है, बल्कि ये हमारी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुकिंग की बात करें, तो आप क्या करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे तो केवल चाय बनाना आता है, या वो भी नहीं बनाना आता है, या ये भी हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो वो एक अलग चल रहा है, आप लर्निंग, आपकी वो जो कुकिंग की लर्निंग है वो अलग चल रही है। इसके साथ साथ आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो उसकी लर्निंग का प्रोसेस अलग चल रहा है। तो ये अलग अलग जो है, ये जो आप कह सकते हैं कि स्कीमा जो है से अलग अलग लेवल पर, अपना अपने लेवल पर ही अलग अलग डेवलप होता है, और उन सब का डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि कोई छोटा काम है तो उसका डेवलप नहीं होगा। इवन आप एक ब्रश करते हैं तो ब्रश करने का क्या सही टेक्निक है, कितनी देर ब्रश करना चाहिए, कितना पेस्ट लेना चाहिए, सब हर आदमी अपना एक सिस्टम डेवलप कर लेता है। तो एक छोटे से छोटा काम भी, उसका भी स्कीमा आपके दिमाग में डेवलप होता है, और एक सिस्टम बन करके जब तक आपको लगता नहीं है कि हाँ इसमें चेंज करने की जरूरत है। जैसे ब्रशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दांत के प्रोटेक्शन के लिए, खास करके जब आप ओल्ड एज में जाने पर उसका इम्पैक्ट समझ में आता है कि आपने जवानी में और बचपन में क्या क्या भूलें की है, तो उसका परिणाम ओल्ड एज में समझ में आता है। तो वो सब है कि अगर आप काफ़ी अलर्ट हैं तो क्या प्रोसेस होना चाहिए उसको आप सीखते हैं, अपने स्कीमेटा में उसका जो हैबिट बना हुआ है उसको आप रिफॉर्म करते हैं, और जो सही तरीका है उसको आप ले करके फिर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो कि स्कीमेटा के फॉर्मेशन के लिए पर फोकस करती है, और इसको एक फंडामेंटल प्रोसेस मानती है। जब चाइल्ड के डेवलपमेंट के बाद जीन पियाजे करते हैं तो वो ये चर्चा करते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है
वो सीरीज ऑफ स्कीमेटा क्रिएट करता है, जो कि उसके और उसके एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन के द्वारा वो क्रिएट होता है। और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जिसके आधार पर भविष्य में वो बच्चा जो क्या करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा अपने वर्ल्ड में, उसका वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, उसको वो निर्मित करता है। इसके बहुत सारे वीडियोज भी हैं, आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं जिसमें कि कैसे स्कीमा डेवलप करता है बच्चा, जो एकदम छोटा बच्चा है। द टर्म स्कीमा जो है ये ग्रीक वर्ड स्कीमा से निकला है, जिसका मतलब है फिगर। और जो साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज होने से पहले ये फिलोसफी में यूज होता था। इमैनुअल कांट जो इन्होंने इसको यूज किया था, और स्कीमेटा उनको उन्होंने अपने आर्किटेक्टोनिक सिस्टम में, जो कि उनके क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का पार्ट है, उसमें उसका यूज किया था। और इसका बेसिक यूज जो है स्कीमेटा का, ये जेस्टाल्ट थ्योरी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया जाना शुरू हुआ, जिसमें कि मैक्स वेर्थिमर और फिर जीन पियाजे ने 1923 में इसका यूज करना शुरू किया। इसके अलावा इसमें फ्रेम, सीन, स्क्रिप्ट, ये सारे टर्म भी स्कीमेटा को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से स्कीमेटा जो है ये इनकोडिंग और रिट्रीवल ऑफ मेमोरी को सिंप्लीफाई करता है, और किसी पर्टिकुलर टिपिकल सिचुएशन में कम से कम मानसिक ऊर्जा खर्च हो, इसका इसके लिए ये आधार प्रदान करता है कि कम से कम मेंटल एनर्जी के एक्सपेंस पर आप जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप प्राप्त कर सकें। इसके द्वारा जो इल्यूजरी कोरिलेशन है, जहाँ पर कि कैटेगरी के बीच में अनफाउंडेड एसोसिएशन है, वो बन भी सकते हैं, उसको ब्रेक भी किया जा सकता है, क्लेरिफाई भी किया जा सकता है। और इसके अलावा कई बार एक इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्कीमेटा को जो रिजिड बिहेवियर है, जब किसी व्यक्ति को आप कुछ समझाना चाहें लेकिन वो न्यू इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहता है, तो इसके पीछे भी स्कीमेटा जिम्मेवार होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको उस स्कीमा का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो उसको लगता ही नहीं है कि इस स्कीमा में मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो उसके लिए एक सही इंफॉर्मेशन है, और उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो जो इस तरह का बिहेवियर है, जिसमें नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसका भी ये स्कीमेटा की जो थ्योरी है, उसकी भी उस बात की भी व्याख्या कुछ हद तक कर देती है। और इससे एक और चीज़ होता है कि जैसे हमने बात की एपिसोडिक मेमोरी की, इसमें किसी चीज़ का एपिसोड्स पे हम लोग याद रखते हैं, उसमें भी ये जो फिनोमेना है जिसमें कि कोई बायस हो या स्टीरियोटाइप्स हो, तो वो अ, उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। जैसे कोई उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई राइट का सिचुएशन है या किसी तरह का दंगा हो रहा है, तो वैसे दंगे में आपको अपने बायसनेस के हिसाब से आपकी मेमोरी काम करेगी। यानी आप जिसको फेवर करते हैं, उसको जो लॉस हुआ है वो आपको ज़्यादा स्ट्रांगली याद रहेगा बनस्पत की जिसको आप डिसफेवर करते हैं, उनको जो लॉस हुआ है उसकी तुलना में। तो ये जो है सो मेमोरी को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है, जो स्कीमा का प्रोसेस है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखी जाती है, जो स्कीमा है, स्कीमेटा है, दे आर इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि एक इधर है एक उधर है, बीच में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और यही जो इंटरकनेक्शन है आपको नॉवेल आइडिया का सोर्स है।
जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये जो इंटरकनेक्शन है, इसी के माध्यम से आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं, नए नोवेल आइडियाज आते हैं, इनोवेशन का आइडिया आता है। तो इसमें एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीमा, कोई भी एक स्कीमा है वो कब एक्टिव होगा, इसी स्पेसिफिक स्कीमा को कब एक्टिव होगा वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे करंट में कौन सा एक्टिव है, फिर वो कितना एसेसिबल है। एसेसिबल का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है उसके तुरंत कॉन्टेक्स्ट में उससे रिलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। प्राइमिंग और इमोशनल इन्फ्लुएंस। प्राइमिंग से मतलब हुआ कि वो क्या सेंटर में सेंटर ये आइडिया से जुड़ा हुआ है, फिर उसका आपका इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ कितना है। तो ये ढेर सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कई बार हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो तरीके को फॉलो करते हैं या उसको लाइक करते हैं, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना पसंद करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं। तो ये सब इंटरकनेक्शन जो है, जितने भी इमोशंस हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। तो इस तरह से हम लोगों ने एस्कीमेटा के बारे में एक समझा, जो कि एक पावरफुल कॉग्निटिव टूल है और जो कि अ, इस बात को डिफाइन करता है कि कैसे हम किसी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, अपने आसपास के वर्ल्ड को का सेंस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और इंफॉर्मेशन को के प्रोसेसिंग को सिंप्लीफाई करते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात भी हमने देखी कि बायसेस और डिस्टॉर्शंस भी हम स्कीमेटा के थ्रू कर सकते हैं या हो सकता है। तो ये जो मेंटल फ्रेमवर्क है, ये कितना एडेप्टेबल है और कितना अनएडेप्टेबल है, कितना रिजिड है, ये सब चीज़ें किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को, उनके कॉग्निटिव प्रोसेस को, उसके बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये दो थ्योरीज की चर्चा की और बाकी की थ्योरीज हम लोग शॉर्ट में अगले दिन चर्चा करेंगे। और आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर सॉरी टू से लेट आया। ओके ओके।